Bismillahirrahmanirrahim. So today our topic is about the structure of mitochondria. The main keys and objectives about the topic of mitochondria are following. What is mitochondria? Mitochondria किसे कहते हैं? Who is the discoverer of mitochondria? Mitochondria को किसने discover किया था? And the structure and the chemical composition of mitochondria. And the last one is what is the working of mitochondria? So mitochondria क्या है? What is mitochondria? Mitochondria actually is a Greek word. Combination of two Greek words where mitos mean thread and chondrion mean granule. So a thread like granule which is present inside a cell is called उसको mitochondria कहते हैं. So mitochondria एक cytoplasmic organelle है, cytoplasmic organelles. इसको cytoplasmic organelles क्यों कहते हैं? What is the reason why it's called as cytoplasmic organelle? The reason is that because its location is inside a cytoplasm. क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो साइटोप्लाज्म के अंदर है, इसलिए इसको cytoplasmic location कहते हैं. So that was about the mitochondria. Now the second point is about the discovery of mitochondria. Mitochondria को मतलब 3 डेट्स में डिवाइड किया गया है. So नंबर फर्स्ट जो है ना 1890, a scientist his name is Richard Altman. उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था, लेकिन उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया के नेम की बजाय उन्होंने एक और नेम दिया था जिसका नाम था बायोब्लास्ट. क्या नाम था उसका? नाम बायोब्लास्ट. और उसके बाद जो है ना 1898 में दूसरा साइंटिस्ट था जिसका नाम था कैरल. उन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया का वर्ड जो है ना उन्होंने इस्तेमाल किया. उन्होंने इसको माइटोकॉन्ड्रिया का वर्ड्स मतलब उसको मतलब दिया गया. और जो लास्ट वन जो है ना उससे मतलब 1900 में एक और साइंटिस्ट था, मतलब ग्रीन नाम था उसका, जिन्होंने मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंडर मतलब जो स्टेनिंग की जो प्रोसेस है उसको मतलब किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम किस तरह मतलब स्टेन कर सकते हैं. स्टेन मीन मतलब स्लाइड पर हम उसको किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं. सो दिस वाज दैट अबाउट द डिस्कवरी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. सो नाउ वी आर लीडिंग टुवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर किस चीज़ से बना हुआ है, कितने लेयर्स है इसके अंदर और इसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है. सो स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. सो स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया मिसाल के तौर पर दिस इज अ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना तकरीबन 5 प्लेसेस है. कितने प्लेसेस है? 5. सबसे पहला वाला जो है ना इसे कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन. इसे कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन. और आउटर मेम्ब्रेन के बाद जो है ना एक इसके अंदर दूसरा मेम्ब्रेन मौजूद है, उस मेम्ब्रेन को कहते हैं इनर मेम्ब्रेन. सो दिस वाज द इनर मेम्ब्रेन. सो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो जगह है यहाँ पर जो मौजूद है इसको कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. सो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर जो है ना एक पूल्ड स्ट्रक्चर मौजूद है यहाँ पर. इस पूल्ड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं क्रेस्टी. एंड द फॉर्मेशन ऑफ क्रेस्ट इज ऑकर ड्यू टू द इंटरनल मेम्ब्रेन. जो इनर मेम्ब्रेन है उससे मतलब ये क्रेस्टी का जो शक्ल है वो बनता है. और इसके अलावा जो क्रेस्टी के अंदर जो यहाँ पर मतलब जो स्पेसेस मौजूद है, लिक्विड मौजूद है यहाँ पर, इस लिक्विड को क्या कहते हैं? इस लिक्विड को कहते हैं मैट्रिक्स. क्या कहते हैं इसको? मैट्रिक्स. सो दिस वाज द स्ट्रक्चर of mitochondria. So number 1 is outer membrane, number 2 is inner membrane, number 3 is intermembrane space, and number 4th one is crusty, and number 5 is matrix. So there are 5 places inside a mitochondria की बाहर की तरफ या अंदर की तरफ. So mitochondria की जो outer membrane है और inner membrane है इसकी अलग अलग रूल्स है, मतलब डिफरेंट रूल्स है. माइटोकॉन्ड्रिया की जो एक्चुअल साइज़ है वो तकरीबन 0.75 से लेकर 3 माइक्रोमीटर पर स्क्वायर है. दिस इज़ द साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया का साइज है. सो इस मेम्ब्रेन की अगर चौड़ाई को देखा जाए, आउटर मेम्ब्रेन का क्या काम है? एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटीरियल. सो यहाँ पर खास किस्म के चैनल प्रोटीन्स मौजूद है. उस प्रोटीन्स को कहते हैं पोरीन्स. क्या कहते हैं इसको? फोरीन्स. खास किस्म के प्रोटीन्स मौजूद हैं. प्रोटीन्स, स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स इज प्रेजेंट, और उस प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? उसको फोरीन्स कहते हैं. सो फोरीन्स. तो इसको आउटर मेम्ब्रेन का काम यह है एंट्री और एग्जिट ऑफ मटीरियल, मतलब मटीरियल को अंदर लेके आना और मटीरियल को बाहर लेकर जाना. ये किसका काम है? ये आउटर मेम्ब्रेन का काम है. क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन के अंदर खास किस्म के जो उल्टेज प्रोटीन्स हैं, खास
जो रूल्स है, जो पोरीन प्रोटीन्स की जो रोल है, ये उल्टे चैनल मतलब प्रोटीन्स है, इसका काम ये मतलब मालिक्यूल्स को अंदर लाना या उसको बाहर लेके जाना, लेकिन वो जिसके ऊपर चार्जेस जो है ना मतलब इनायन हो, मतलब केटाइन ना हो, इनायन, केटाइन की बजाय इनायन को ये ट्रांसपोर्ट करता है आउटसाइड एंड इनर साइड। सो दिस वाज द आउटर मेम्ब्रेन, वर्किंग ऑफ आउटर मेम्ब्रेन। सो इनर मेम्ब्रेन के अंदर मतलब क्या है, इनर मेम्ब्रेन के इसके अंदर लिक्विड मौजूद है जहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो प्रोसेस वो होते हैं, इसके अंदर भी प्रोटीन्स मौजूद है जो मेटाबोलाइट्स को अंदर मतलब क्रेस्ट तक ले जाना, मैट्रिक्स तक ले जाना। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के दरमियान जो है ना लिक्विड मौजूद है और उस लिक्विड का काम यह है एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन तक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना। दिस इज द वर्किंग ऑफ इंटर मेम्ब्रेन। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ क्रेस्ट? क्रेस्ट जो है ना प्रोड्यूस सरफेस एरिया पर रेस्पिरेटरी सिस्टम, खासकर मतलब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है। सो क्रेब्स साइकिल यहाँ पर या सिट्रिक एसिड साइकिल भी ऐसे कहते हैं, क्रेब्स साइकिल इज ऑकर हियर। सो व्हाट इज द रूल्स, व्हाट इज द रोल ऑफ क्रेब्स साइकिल? क्रेब्स साइकिल का रूल्स ये है टू प्रोड्यूस एटीपी, एनर्जी को प्रोड्यूस करना। सो किस चीज़ के जरिए? पोर्टोफॉस्फोरिलेशन। मोटोफॉस्फोरिलेशन एक प्रोसेस होता है मतलब जिसमें मतलब एटीपी का जो मॉलिक्यूल है वो बनता है मतलब। तो दिस वाज द वर्किंग ऑफ पोर्टोफॉस्फोरिलेशन। सो मैट्रिक्स जो है ना एज अ लिक्विड पोर्शन। सो दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर। नाउ वी आर कमिंग टुवर्ड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मतलब दो किस्म के केमिकल्स मौजूद है। एक केमिकल को कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स और दूसरा जो है ना प्रोटीन्स मौजूद हैं। सो फॉस्फोलिपिड इज एज द नेम इंडिकेट लिपिड्स, इसको लिपिड्स कहते हैं। एंड द फॉस्फेट इज मतलब अटैच विद द लिपिड्स। जब फॉस्फेट लिपिड्स के साथ अटैच होता है उसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं। सो फॉस्फोलिपिड्स यहाँ पर मौजूद है इसकी मेम्ब्रेन की एंड आउटर मेम्ब्रेन में भी है और इनर मेम्ब्रेन में भी मौजूद है। उसके अलावा प्रोटीन्स, सो यहाँ पर प्रोटीन सेल के अंदर जितने भी प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स है वगैरह, मतलब सेल की जो भी ऐसा हो, चाहे वो सेल डिवीजन हो, राइबोसोम्स हो, न्यूक्लियस हो, उसके लिए प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। वो प्रोटीन्स कौन मतलब प्रोवाइड करता है? और उसकी प्रोविजन जो है ना मतलब प्रोवाइड मतलब वो है मतलब न्यूक्लियस के साथ है। लेकिन वाहिद डीएनए वो ऑर्गेनील है जिसके अंदर खुद सेल्फ एक डीएनए मौजूद है और उस डीएनए की वजह से इसको न्यूक्लियस की प्रोटीन्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ रिप्लिकेट कर सकती है, मतलब दे रिप्लिकेट इटसेल्फ। सो दैट्स वाई मतलब ये मतलब इंडिपेंडेंट है ऑन न्यूक्लियस के ऊपर इसका कोई दारोमदार नहीं है। सो इसकी अगर अमाउंट को देखा जाए मतलब माइटोकॉन्ड्रिया की टिश्यू और सेल पर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर इंसानी ईयर मतलब एग्जाम्पल ऑफ ईयरलूब जो है ना यहाँ पर मतलब सेल्स मौजूद है, लेकिन इन सेल्स में सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की मिकदार सबसे कम है, क्योंकि ऐसी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। अगर इंसानी जिस्म में वो हिस्से जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, मिसाल के तौर पर मसल्स या लीवर्स या किडनीज वगैरह, सो इनमें सबसे ज़्यादा किस चीज़ की मिकदार है? माइटोकॉन्ड्रिया का मिकदार इसमें मौजूद होगी। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना बैक्टीरिया में मौजूद नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह एक और ऑर्गेनील मौजूद है, उसे कहते हैं मीजोसोम। क्या कहते हैं उसको? मीजोसोम। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर अबाउट द माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ यू आर कम टुवर्ड द वर्किंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम है, व्हाट इज द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। So working of functions of mitochondria. सो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 5 किस्म की प्रोटीन्स मौजूद है। सो एक प्रोटीन्स है जैसे कहते हैं मतलब एटीपी सिंथेटेस, एक इंजाइम है और इस इंजाइम का क्या काम है? फॉस्फोरिलेशन करना। फॉस्फोरिलेशन किससे कहते हैं? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी को प्रोड्यूस करना। सो ये एक प्रोटीन्स का काम है, इसके अंदर मतलब जो स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन मौजूद है। दूसरा जो है ना इम्पोर्ट मशीनरी इसके अंदर मौजूद है। प्रोटीन्स इम्पोर्ट मशीनरी मौजूद है। प्रोटीन्स इंपोर्ट मशीनरी से मुराद ये है मिसाल के तौर पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोटीन्स मौजूद हो या प्रोटीन्स बनते हो उसको ट्रांसपोर्ट करना आउटसाइड या इनसाइड इसका काम है। इसके अलावा मतलब ख़ास किस्म की प्रोटीन्स मौजूद किस चीज़ के लिए? टू कैरी मेटाबोलाइट्स को जो मेटाबॉलिज्म में विच टेकिंग पार्ट इनसाइड अ मेटाबॉलिज्म। सो कैरी मेटाबोलाइट्स को ले जाना। ख़ास किस्म की प्रोटीन्स यहाँ पर मौजूद हैं टू कैरी अ मेटाबोलाइट्स। तो मेटाबोलाइट्स और जो 4th नंबर है मतलब रिडॉक्स रिएक्शन को कैरी करना। रिडॉक्स रिएक्शन in which redox reactions occur. Redox reactions is a combination of oxidation. redox reaction कैसे कहते हैं? the combination of oxidation की reaction plus रिडक्शन की जो रिएक्शन है उसको कंबाइंड क्या कहते हैं? उसको रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। और नंबर 5 जो प्रोटीन्स है यहाँ पर जो इसका काम है फ्यूजन।
मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के साथ अटैच होना या माइटोकॉन्ड्रिया के साथ मतलब उससे सेपरेट होना। फ्यूजन कहते हैं मिलाप, मेल जाना, प्रोटीन्स का माइटोकॉन्ड्रिया के साथ मेल जाना। और फ्यूजन किसे कहते हैं? प्रोटीन्स का माइटोकॉन्ड्रिया से दूर जाना। सो दिस इज द वर्क, ये प्रोटीन इसके अंदर मौजूद है। सो दिस वाज अबाउट द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। सो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के लिए जो वर्ड्स इस्तेमाल होता है उस वर्ड्स का कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं इसको। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? बिकॉज we know that inside a cell there is a lot of activities occur and these activities is occur on the basis of energy। जब एनर्जी मौजूद हो तो ये एक्टिविटीज़ होगी, अगर एनर्जी ना हो तो देयर विल बी नो एक्टिविटीज़, मतलब कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, चाहे उसका ताल्लुक सेल डिवीजन या रिप्रोडक्शन जिस मतलब रिप्लिकेशन के साथ भी हो। सो इसको पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो मेन टारगेट है यहाँ पर रिस्पायरेटरी प्रोसेस होते हैं, रिस्पायरेशन की जो प्रोसेस यहाँ पर होते हैं जिसमें C6H12O6 ग्लूकोज मालिक्यूल की कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है और उससे तकरीबन मतलब 38 ATP मालिक्यूल्स प्रोड्यूस होते हैं। और इन 38 ATP मालिक्यूल को प्रोड्यूस करना ये किसका काम है? ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम दो किस्म का है, मतलब ATP मालिक्यूल को प्रोड्यूस करना, उसको मतलब प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन ऑफ ATP मालिक्यूल, और उसके बाद ATP मालिक्यूल को स्टोर करना, जमा करना। सो प्रोडक्शन ऑफ ATP मालिक्यूल, नंबर फर्स्ट पॉइंट, प्रोडक्शन ऑफ ATP मालिक्यूल्स, 38 ATP मालिक्यूल फॉर ग्लूकोज, एक ग्लूकोज मालिक्यूल की ऑक्सीडेशन से होता है। और नंबर सेकंड जो है ना वो क्या है? उसको मतलब स्टोर करना। सो स्टोरिंग ऑफ ATP मालिक्यूल्स, ATP मालिक्यूल्स को स्टोर करना। और जब सेल को जब ज़रूरत हो, कितनी ATPs की ज़रूरत हो, क्योंकि ATP जो ना ये करेंसी है, इसको सेल की करेंसी कहते हैं। इसे सेल की करेंसी कहते हैं क्योंकि सेल के अंदर जो करेंसी इस्तेमाल होता है वो क्या है? वो ATP है। सो ATP जो ना इज़ अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी। वाई इट्स अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी? बिकॉज ATP में तकरीबन मिसाल के तौर पर ये एडिनोसिन है और एडिनोसिन के साथ तकरीबन 3 फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है। कितने फॉस्फेट ग्रुप मौजूद है? 3। इसलिए इसको ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट कहते हैं। ट्राईफॉस्फेट से हमारा 3 फॉस्फेट ग्रुप है। सो अगर एक बॉन्ड ब्रेक हो जाए यहाँ पर, सो तकरीबन 7.3 कैलोरीज एनर्जी रिलीज होगी। अगर दूसरा मतलब 7.3 कैलोरीज एनर्जी, and the third one is also 7.3 calories energy, and combined as a whole is equal to 21.9 calories energy will produce from one ATP molecule. So therefore it's called ATP as a currency of cell, and the main reason and the main मतलब जो जरिया है ATP production का वो क्या है? वो माइटोकॉन्ड्रिया है। So that's why mitochondria is called as a powerhouse of cell. So this was all about our talk.